हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज आज हम यहाँ पर ये 2019 का पेपर करेंगे। ये हमें सेंड किया था सुदीप ने। तो सुदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग भी अपना आंसर करते रहिए फटाफट। प्रिपरेशन करिए, भी 2-4 दिन एग्जाम के लिए हैं, देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, लावनी डांस इज एसोसिएटेड विद। तो ये आपका सबको पता है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये वहाँ का डांस है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रिसर्च हाइपोथेसिस रेफर्स टू। मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस किस चीज को रेफर करता है, ये क्या होता है। इंडेक्स में तो ये नहीं आता है, कंक्लूजन में भी नहीं आएगा, डेटा कलेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड लॉजिकल सजेशंस। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपताल के एक आवर्तन को तिगुन में पढ़ंत करने से कितनी मात्राएं होंगी। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। झपताल 10 मात्रा की है, इसको आप तिगुन करना है, तिगुन से भाग दे दीजिए, मतलब जो आप डिवाइड करते हो। तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा और ये मिक्स फ्रैक्शन पूरा बन जाएगा। तो 3 3 जा 9 प्लस 1, ये हो गया 10। क्लियर है। तो 3:1/3 आपका जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर त्यागराज काल से संबंधित रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया है। उत्तर त्यागराज काल, ये हिंदी में समझ नहीं आएगा, इंग्लिश जब पढ़ोगे। तो इसलिए पेपर जब हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में स्विच करके पढ़ लिया करो, अगर वहां से समझ में आ जाता है तो अच्छा ही है। उत्तर मतलब त्यागराज के बाद, त्यागराज काल के समय के नहीं, पहले के नहीं, उनके बाद में कौन से रचयिता हैं जो इनके बाद में आते हैं। देखो, पुरंदरदास तो बहुत पुराने हैं, और त्यागराज हो गए, श्यामा शास्त्री हो गए, और मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ये एक समय के हैं। इनको त्रिमूर्ति या फिर ट्रिनिटी कहा जाता है ना। अब इनके समय के बाद कौन है, तो बचा कौन, मुत्तैया भागवतार। भागवतार इनका नाम है, मुत्तैया भागवतार। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, कुडुमियामलाई शिलालेख को निम्नलिखित के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में चुना जाता या फिर चुना जा सकता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और अपना आंसर यहाँ पर करिए, बताइए। देखिए, जो बेसिकली जो शिलालेख क्या होते हैं कि जमीन में गड़े हुए जो शिलालेख मिलते हैं। गड़े हुए क्या हैं, वो जो बाहर के जो सिविलाइजेशंस आई तो उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया चीज़ों को, मंदिरों को तोड़ा दबाया जमीन के नीचे। तो आजकल वो खुदाई में बेसिकली मिलते हैं। तो उस पे शिलालेखों पे मिला हुआ, जैसे कि कुछ लिखा हुआ मिल गया संगीत के बारे में, या कुछ इतिहास के बारे में, या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, ये गूगल करना, आपको मिल जाएगा एपिग्राफी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रस के संबंध में अनुभाव शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। अनुभाव अभिनय को वाचिक, आंगिक और सात्विक के द्वारा अनुभूति योग्य बनाते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे, मतलब कि पहला ऑप्शन ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं। रस पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ 2 4 5 10 क्वेश्चंस पूछता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अनोखे लाल मिश्र के गुरु को, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आया। तो पंडित भैरव प्रसाद जी इनके गुरु रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही इनके अनोखे लाल जी के जो फादर या मदर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो सीखा इन्होंने भैरव प्रसाद जी से ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, त्रिविध गांधर्व के तत्व हैं। त्रिविध गांधर्व के तत्व हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये त्रिविध में मतलब 3 विधाओं के तत्व कौन कौन से हैं, 3 विधाएं।
मतलब त्रिविध गांधर्व बोलते हैं ना, गांधर्व में जो तत्व होते हैं उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो यहाँ पर आपका स्वर, ताल और पद, ये गांधर्व के 3 तत्व बोले गए हैं। स्वर होना चाहिए, ताल में निबद्ध होनी चाहिए रचना और उसमें पद होना चाहिए। इसको बोला जाता है त्रिविध गांधर्व। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेश तथा उनके लोक संगीत कलाकारों की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आंसर करिए। ठीक है, ठीक है, आंसर सही। देखिए, पूरन चंद जो वडाली हैं, ये पंजाब के लोक संगीत हैं, इनको वडाली ब्रदर्स बोलते हैं। गूगल करेंगे आपको मिलेंगे। उसके बाद ललन शाह फकीर, ये आपके बंगाल साइड के हैं, उधर साइड के, तो उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई संबंध नहीं, तो हमारा फिलहाल यही आंसर मिल जाएगा। शारदा सिन्हा मैथिली लोक संगीत से हैं और लंगा मंगड़ियार ये राजस्थान के। तो इनको अलग अलग भी अपने नोट्स में आप देख लो कि लिख लो, हो सकता है कभी सिंगल करके पूछ ले एग्जाम में, है ना। तो पेपर सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शंस वहां पर मिल रहे हैं उनको नोट्स में ऐड कर लो। ये नहीं कि बस हाँ पेपर है उसमें ऑप्शन देख लिया कौन सा सही, बस उतना ही याद है। और दूसरा चीज ये भी है कि सिर्फ 10 साल का पेपर सॉल्व करने से अगर आपका यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होने लगे तो बच्चा पढ़ाई क्यों करेगा? वो 4 महीने पहले बैठेगा, 2 महीने पहले बैठेगा, 20 साल का पेपर कहीं से निकालेगा, 10 साल का कहीं से मिलेगा और उसको सॉल्व कर लेगा, फिर भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जब तक टॉपिक को एक एक करके अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जेआरएफ फोकस कर रहे हो तो नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में विभत्स भयानक रस के विनियोग हेतु किस स्वर का उल्लेख किया? ये बड़ा इजी है, धैवत। यहाँ पर ये भी आपका रस से क्वेश्चन है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि रस अच्छे से पढ़ लो, 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है, कोमल आवाज में गमक गायन को कहते हैं। मतलब जो गमक हम कोमल आवाज में कोमल कंठ से गाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, उसको कहते क्या है? मुद्रित, कुरूल या कुरूला, प्लावित या फिर नामित? अब देखो कई बुक में इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग तरीके से इसको लिखा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो नामित होगा। आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अपने आंसर करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में कर्ण स्वर का संकेतक है। ये भी इजी है, कर्ण स्वर ऐसे लगाते हैं आकार मात्रिक में। यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक भी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद है, एक तारा वाद्य यंत्र किस लोक संगीत में प्रयोग होता है? आंसर करिए। चैती, बाउल, लावनी या फिर कजरी? ठीक है आंसर, बाउल में, बाउल गान में ये एक तारा प्रयोग होता है। मतलब एक तारा टिंग टिंग करके ऐसे बजाते रहते हैं और उसके साथ में बाउल का गान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की प्रक्रिया में, मतलब रिसर्च की प्रक्रिया में पहला चरण, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से बनाया। देखो, भूमिका रिसर्च की प्रक्रिया में नहीं आएगा। शोध की जो पहली प्रक्रिया है वहां पर सबसे पहले आप बनाते हो रूपरेखा। वैसे तो यहाँ पर रिसर्च टॉपिक होता तब भी सही होता, तो यहाँ पर इन्होंने रूपरेखा दिया, तो ये सिनॉप्सिस हो जाएगा जो हम शोध की प्रक्रिया में पहला बनाते हैं। अब जब सिनॉप्सिस लिखते हैं तो सिनॉप्सिस के अंदर आपकी भूमिका आती है, पहले नंबर पे भूमिका आती है। इंट्रोडक्शन या फिर कुछ लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी बोलते हैं, वो बोला जाता है। संदर्भ ग्रंथ सूची जो है ये आपका सबसे लास्ट में आता है, जो रेफरेंसेस जहां पर लिखते हैं। और जो इंडेक्स है जिसको अनुक्रमणिका बोलते हैं, ये आपका पहले, मतलब जो भूमिका के पहले पहले ही हम बता देते हैं कि जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो भूमिका के पहले ही हम पहले या दूसरे पेज पे इसको दे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड, रूपरेखा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, गमक जो आधार स्वर से आरंभ होकर उच्च स्वर उत्पन्न करता है तथा राग भाव की अनुरूपता से युक्त है, उसे कहते हैं। देखो, मूर्छना तो बिल्कुल नहीं है, कंपिता, गुम्फिता ये नहीं है, ढालू। यहाँ पर आंसर आपका ढालू हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? बेसिकली दक्षिण में भी कई शास्त्रकारों ने गमक को अलग अलग तरीके से बताया है, तो उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है।
दक्षिण के आप 10 गमक पढ़ोगे, वहां पे ढालू के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। मतलब एक स्वर को आधार मानते हैं और उसके बाद बीच के कुछ स्वरों को छोड़कर आगे के स्वरों पर हम जाते हैं, दैट इज ढालू। लेकिन अब वहीं पर कुछ और शास्त्रकारों के बारे में आप पढ़ोगे, तब ढालू का ये मतलब निकल के आएगा जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ढालू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये 2019 का पेपर है। सभी को नमस्कार। ललित कला एवं यांत्रिक कला में अंतर के मुख्य कारण हैं। तो ललित कला यांत्रिक कला में क्या अंतर होता है? देखो, अंतर का मुख्य कारण उद्देश्य उद्देश्य लिखा है। उद्देश्य, कल्पना और विषय वस्तु, ये तीनों ही है। ABC यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्थ जाति अठ तालम का अक्षर काल है 22, 12, 14, 10। ये सॉल्व करके कमेंट में आप इसको कमेंट करना, आंसर को बताना। एक एक लोग, जितने भी लोग ये वीडियो जितनी भी बार देखोगे, अभी देख रहे हो तो अभी बताओ, बाद में देख रहे हो, ये रिकॉर्ड ऑन एयर होने के बाद में देख रहे हो, तब भी आंसर करना। ठीक है, तो जितने भी कमेंट करोगे आगे फिर मन लगता है वीडियो बनाने वगैरह में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसको। यहाँ पर बुद्धिवादी दृष्टिकोण है, ये आपका सौंदर्य शास्त्र से क्वेश्चन है, मतलब पाश्चात्य के सौंदर्य शास्त्र का या फिर सौंदर्य शास्त्र दृष्टिकोण, वहां से क्वेश्चन ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो पहला हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसको अलग से नोट कर लेना, ये कभी कभी सिंगल करके भी पूछते हैं। ठीक है, तो ए में आपका हो जाएगा बुद्धिवादी, ये कांट लिखा है हिंदी में। उसके बाद बी यहाँ पर हो जाएगा प्लेटो, आध्यात्मवादी प्लेटो आ जाएंगे। और उपयोगितावादी में सोक्रेट्स, सुकरात। और उसके बाद रूपवादी में एरिस्टोटल, अरस्तु। ये सिंगल सिंगल करके भी नोट में अपने जो भी जहां भी कॉपी पेन है उसमें लेकर लिख लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? रिसर्च की कौन सी प्रॉपर्टी या विशेषता नहीं है? व्यवस्थित और तार्किक, ये विशेषता है। मतलब शोध हमारा व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है शुद्ध और नए ज्ञान का संग्रह। शुद्ध मतलब एक नया, कुछ कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, और नया ज्ञान वही जो यहाँ पे लिखा है, तो ये भी होना चाहिए शोध में, तो ये विशेषता होनी ही चाहिए। तो ये भी कट हो गया। फिर है भावावेश और धारणा। अब देखो, भावावेश मतलब होता है किसी चीज से आपने कुछ देखा और देख कर ही या सुनकर ही उसका टेस्ट नहीं किया, और मन में एक हाइपोथेसिस बना ली, आप बायस्ड हो गए उस चीज के लिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि फ्रेंड में या यारी दोस्ती में कहीं भी आप देखते होगे कि वो ऐसा कह रहा था, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था या कोई भी ऐसा कह रहा था। तो क्या होता है, उस टाइम पे हम उसकी बातों को मान लेते हैं क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, और भावावेश में आकर हम एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ जरूर कह रहा होगा, वो ऐसा ही है, जो कि सरासर गलत है। जब तक सामने से आपको कोई ऐसा कुछ ना बोले, सामने से आप कोई भी चीज ना सुने, तब तक किसी पर भी भरोसा करना प्रेजेंट टाइम में तो बेकार है। खैर, रिसर्च पे आते हैं, तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पर है सावधानी पूर्वक अभिलेखित करना है, तो बिल्कुल ही सही है। तो ये तीन चीजें, अब ये तीन ऑप्शन आप अगले एग्जाम के लिए तैयार कर लो कि जो रिसर्च होती है व्यवस्थित होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, शुद्ध और नया ज्ञान का संग्रह होता है इसके अंदर, सावधानी पूर्वक हम उसको लिखते हैं। ठीक है, ये याद, मतलब ये नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रखिए, आंसर करते रहिए। वीडियो को आप लाइक और कमेंट तो आप प्लीज़ कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी इंस्पायर होता हूँ आप लोगों से कि हाँ चलो ये लोग इतना कर रहे हैं तो मैं भी कुछ नए नए वीडियो बनाऊँ। ऐसे बहुत ना पैसिव हो जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि कुछ ना तो कुछ लाइक कोई कर रहा है ना कमेंट कर रहा है, इसका मतलब कुछ वैल्यूबल ही नहीं वीडियो। तो फिर थोड़ा सा मन नहीं करता है, कभी भी टाइम मिलता है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एक कमेंट कर दो, लाइक कर दो। और 40% लोग हैं जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो। इसमें कौन सा आपका कुछ इसमें जा रहा है, कुछ नॉलेज ही मिलेगी।
अरे 90% नहीं दे पाऊंगा तो 10% तो मिलेगा, उसके लिए कर लो। वीडियो आएंगे तो अपडेशन आपको मिलती रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रागमाला चित्रों की विभिन्न शैलियों में राग हिंडोल के चित्रण में अधिकतर किस देवता को चित्रित किया गया? अब हिंडोल के बारे में जब भी नाम आता है तो कृष्ण जी का सबसे पहले देखो, रागमाला में जो कृष्ण जी की पेंटिंग्स है सबसे ज्यादा मिलती है राधा कृष्ण। शिव जी की भी मिलती है, जैसे भैरव वगैरह राग हो गए। विष्णु जी की भी मिलती है हिंडोल, जो आपके मालकौंस वगैरह हैं, नट नारायण वगैरह हो गए, तो वहां पर आपको नट नारायण में खास करके आपको ये मिलता है। ब्रह्मा जी का तो बहुत कम नाम है। तो रागमाला जो पेंटिंग्स हैं, ये जो रागमाला आपका ग्रंथ है ना नारद जी का, ये उन्हीं में कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। इसके बाद भी कई लोगों ने पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन आधार उसका रागमाला ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झूमर का संबंध किस प्रांत से? देखो, एक लोक संगीत लोकगीत जो लोक नृत्य है, ये टॉपिक भी आप पढ़ लो। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कौन सा है बताइए, कमेंट करिए। बताइए, बोलना पड़ता है, कमेंट करिए। अब बोलना पड़े, कमेंट करो, लाइक करो तो बेकार है। एनीवे, ध्यान रखना, कर देना। हाँ ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, पंजाबी ताल के एक आवर्तन में उसी ताल की एक एक बार दोगुन और चौगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट में समझाता हूँ, जिसको आता है वो निकाल के मुझे बताओ। पंजाबी ताल जैसे 16 मात्रा है, तो यहाँ पर एक बार दोगुन निकाल लो और एक बार चौगुन निकाल लो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर दो, ये कितना हो गया? दोनों को जोड़ने पर 12 आएगा। मतलब दोगुन निकाल लो, चौगुन निकाल लो और दोनों मात्राओं को आपस में जोड़ दो, तो कितना आया? 12। पंजाबी कितने की होती है? 16। अब 16 में जो 12 आया ये माइनस कर लो, कितना आएगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब ऐसे किसी भी ताल का पूछे निकाल लोगे आप, इसमें है क्या? फिर से समझ लो, दोगुन चौगुन पूछ रहे हैं, तो एक बार 16 मात्रा या 12 मात्रा या 10 मात्रा जो भी उसका दोगुन निकालो, एक बार चौगुन निकालो। तो जो मात्राएं कटने पर आती हैं आप उनको लिखो और ऐड कर लो, जोड़ लो आपस में। तो जो मात्राएं यहाँ पर बनती हैं और जो ताल के बारे में दोगुन चौगुन पूछा गया उससे उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रामलीला व तमाशा जैसी लोक कलाएं विधाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो देखो, रामलीला आजकल तो होता है, राम जी तो जय श्री राम हर जगह है आज। तो ये बेसिकली गीत नाट्य होता है, वाद्य वृंद में तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई वाद्य वृंद तो होता नहीं, एक तरह का नाटक होता है, गाना होता है उसके अंदर, बैले भी नहीं होगा, डांस होता है, ये टप्पा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर गीत नाट्य आएगा। ठीक है, तो एक बार जय श्री राम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय श्री राम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवा एवं शम्या ये किसके प्रकार हैं? सशब्द क्रिया या फिर निशब्द क्रिया? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। मैं चाहता हूं कि आप इसी बहाने कमेंट तो करिए आंसर में, जो आपका ऑप्शन आता है कमेंट करने के लिए, वहां पर इसका आंसर आप कमेंट करिए। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाद में भी वीडियो देखिएगा तो इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। उसके बाद यहाँ पर है, शोध कार्य करने का सही क्रम है। मतलब जब आप रिसर्च करते हो तो सही क्रम क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो जब भी हम रिसर्च के लिए जाते हैं तो अपना एक रिसर्च टॉपिक बनाते हैं, वो किसी भी एरिया से हो सकता है। ठीक है, तो एरिया सेलेक्ट करते हैं, देन हम एक टॉपिक बनाते हैं जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, या स्टेटमेंट कह लो या विषय चयन कह लो, कुछ भी। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। विषय चयन के बाद जब हम एक टॉपिक बना लेते हैं, सपोज दैट मैंने टॉपिक बनाया ABCD एग्जाम्पल के लिए। अब ये मैंने टॉपिक ले लिया, इसके बाद इसी टॉपिक के बेसिस पर मैं बनाऊंगा अपनी सिनॉप्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं? रूपरेखा। तो विषय चयन किया, रूपरेखा बनाई, उसके बाद डेटा कलेक्शन किया, उसके बाद शोध लेखन किया। क्लियर है?
तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विषय चयन के बाद तुरंत शोध लेखन थोड़ी ना करोगे, डेटा कलेक्शन भी तो करोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और विषय चयन के बाद सामग्री संकलन है, और उसके बाद ये रूपरेखा बता रहे हैं, उसके बाद शोध लेखन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप अपने अनुसार। हाँ, विषय चयन किया, फिर अपनी एक रूपरेखा बना ली, उसके बाद उसी रूपरेखा के अनुसार जो आपने वहाँ पर स्टेटमेंट्स, हाइपोथेसिस वगैरह, उद्देश्य वगैरह बनाए हैं, उसके अनुसार आप डेटा का कलेक्शन करते हो। वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रूपरेखा सिनॉप्सिस हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चले कि काम आगे कैसे कैसे करना है, नहीं तो पीएचडी तो इधर उधर हो जाएगा उसी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और आंसर लगता है तो कमेंट जरूर करना। उसके बाद है, निम्नलिखित में से झंझोटी की स्वरावली कौन सी है। झंझोटी, हम्म, प ध सा रे म ग सा रे नी ध सा, पहला ही है ये। और नि सा म ग म प म ग, ये भीम पलासी है। नी ध ग, ये देखो दूसरा ये मिल गया स्वरावली। सीखा है तो गा के भी निकाल सकते हो, ये आपका भोपाली हो गया। तो ए और सी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं भी सीखा है तो इसका जो पकड़ है वो याद कर लो, सबसे इजी वे है। और म्यूजिक में हो और 10 15 20 राग नहीं सीखे हैं तो क्या फायदा है फिर, क्योंकि म्यूजिक ना स्किल बेस्ड है, तो जितना अच्छा इसमें आपको चीजें आती रहेंगी, आपको काम भी उतना अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन आता ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उसके बाद है राग खमाज का वादी गांधार देश का वादी ऋषभ है। ठीक है स्टेटमेंट। खमाज मेल के खमाज अंग से युक्त रागों को गांधारवादी राग तथा सुर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खमाज जो मेल से राग बनते हैं, उनके अंतर्गत जो राग आते हैं उनको गांधारवादी राग कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, गांधारवादी मतलब गा उसमें वादी होते हैं, सोरठ में ऋषभवादी माना गया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुरंग में प्रयुक्त 4 प्रकारों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर पहला चतुरंग में आता है ख्याल, ख्याल के बाद यहाँ पर तराना गाते हैं। उसके बाद सरगम आता है, सरगम और पटाक्षर, ये तबले के या मृदंग के बोल होते हैं। तो पहले भाग में ख्याल हो गया, दूसरे भाग में तराना हो गया, तीसरे भाग में सरगम हो गया, चौथे भाग में पटाक्षर हो गया। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, नोट्स में जरूर लिख लो, पेपर पेन कॉपी लेकर बैठो। और यहाँ पर बस ऐसे आंसर करने आए हो, देख रहे हो, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन लो, लिख लो। टाइम मत वेस्ट करो, मेरा कहने का ये मतलब है। टाइम ही बहुत कीमती है, बाकी तो चीज़ें यूट्यूब पर बहुत सारी मिल रही हैं। तो समय मत बर्बाद करिए और अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पर है, विशिष्ट मन स्थिति एवं मूलभूत रस आस्वादन के लिए किस ध्रुवा गीति का प्रयोग होता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, इस पर भी मैंने वीडियो कवर किया है, तो वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा ये सिद्धांतों के ऊपर एक वीडियो मैंने ध्रुवा गान बनाया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रसादिकी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किराना घराने के गायक हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है दिगंबर जी ग्वालियर से थे, जसराज जी मेवाती घराना से थे, फयाज खान साहब ये आपके आगरा से थे, या रंगीला घराना बोलते हैं जैसे, वहीद खां साहब हमारे किराना घराने में आते हैं। क्लियर है, उस्ताद वहीद खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग रागनी वर्गीकरण में निम्नलिखित रागों का क्रम किस मत के अनुसार है। जिसको आता है फटाफट कमेंट करो। पहला है राग श्री, बसंत, पंच, मेघ, भैरव, नटनारायण। इस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है राग रागनी वर्गीकरण के नाम से। तो मैं चाहता हूं जिनको आता है तो उनको तो आता ही, वो तो आंसर कर ही देंगे। जिनको नहीं आता है तो रिक्वेस्ट है एक बार वो वीडियो आप देख लेना, और वहां से पढ़ने के बाद इसका आंसर बताना।
ठीक है, पेपर सॉल्व करके कहीं से देखा है आपने, आपको पता है, तब तो चलो ठीक है, पता है, लेकिन टॉपिक ये ज़रूर पढ़ लेना, इतना थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे इस यहाँ से क्वेश्चंस और बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको आता है प्लीज़ वो भी कमेंट करें, जिनको नहीं आता है पहले वो वीडियो देख लो एक बार, और भी डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। फिर आंसर आप लोग यहाँ पर वापस आके करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपका, भरत मत के अनुसार रागों का सही क्रम चुनिए। ये भी आप वहीं से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ के आपको ये आंसर करना है। जिनको आता है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक के बारे में। तो यहाँ पर देखो बहुत इजी भी है, राग विज्ञान लिखा है विनायक राव पटवर्धन जी ने, वी आर पटवर्धन, विनायक राव पटवर्धन। संगीतांजलि ये कौन नहीं जानता, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, संगीत मार्तंड। उसके बाद है भातखंडे जी, चतुर पंडित, श्रीमल लक्ष्य संगीतम या फिर लक्ष्य संगीतम भी बोला जाता है। और उसके बाद है संगीत तत्वदर्शक दिगंबर पलुस्कर जी, है ना, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रागों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जैसे वर्गीकरण में बांटा गया। इजी है, नारद ने किया था संगीत मकरंद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद है निम्न लिखित में से किस वाद्य यंत्र में घसीट का प्रयोग होता है। देखो जितने भी आपके फ्रेट वाले वाद्य होते हैं जिसपे फ्रेट्स लगे होते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं पर्दे बोलते हैं, तो उनमें जो मींड की क्रिया होती है उसको घसीट कहते हैं। तो जैसे सितार हो गया, है ना, सुरबहार हो गया, या फ्रेट वाले जितने भी आपके वाद्य हैं उस पर अगर हम घसीट करते हैं, ठीक है, या मींड लगाते हैं तो वो घसीट आएगा, उसको घसीट बोलते हैं। गायन में उसको हम मींड बोल देते हैं, सितार में उसको हम घसीट कहते हैं। चीजें वही हैं, शब्दों का अलग प्रयोग है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है, ये किसने किस स्कूल की स्थापना करी है। तो जैसे कि सब तो नहीं आते हैं, तो रविंद्रनाथ जी ने किया विश्व भारती, रविशंकर ने किया किन्नर का, अब ये दो मिल गए, के आर पंडित, कृष्ण राव पंडित, शंकर गंधर्व महाविद्यालय, अब्दुल करीम खान, इन्होंने किया आर्य संगीत विद्यालय। ये तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट टाइम यहाँ से पता है क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो विद्यालय हैं किस स्थान पर स्थापित है। पहला तो इनका स्थान हो गया कि कहाँ पर है, दूसरा टाइम पूछ सकता है किस सन में स्थापित किया गया। ये दोनों चीजें क्लास में मैंने पढ़ाई हैं। तो ये आंसर जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, जितना भी आता है बताना, नहीं आएगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल थाट और अचल थाट में कितने पर्दे होते हैं। अब ये सितार से क्वेश्चन है, जो पर्दे लगाए जाते हैं उसमें अचल थाट के पर्दे, मतलब कहा यह जाता था कि जो सितार अचल थाट के होते थे उसमें हम पर्दों को आगे पीछे खिसका नहीं सकते थे। तो जैसे किसी राग में कुछ ऐसा स्वर लगाना है कि जहाँ पर्दे को हमें आगे पीछे, फ्रेट्स को आगे पीछे करना पड़े, वो पॉसिबल नहीं होता था। तो आजकल तो देखो तो चल थाट के ही जो सितारे हैं वो ज्यादा प्रचलित हैं। तो यहाँ पर 24 से 17, अचल थाट के 24 और चल थाट 17, इतने पर्दे यहाँ पर लगाए जाते हैं। खास करके सेनिया घराने में जैसे 17 पर्दों का यूज करते थे, इससे ज्यादा भी कुछ लोगों ने लगाए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, दिगंबर पलुस्कर पद्धति और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। अब ये भी आंसर देकर यहाँ पर बताना, तो क्या बताने को तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। इजी है, इसमें है क्या, जो भी म्यूजिक की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको ही पता होगा। तो आप कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा, ए होगा इसमें से, बी होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, बताओ मुझे इसमें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रागों को समयानुसार सही क्रम में चुनिए। अब यहाँ पर रागों का, हाँ, समय के अनुसार इसको चुनना है, तो आंसर क्या होगा बताइए। मुल्तानी देखो शाम, शाम नहीं बोलते, शाम बोलते हैं ना, शाम, ठीक है। शाम को गाते हैं।
शुद्ध सारंग है, ये भी आपका दोपहर के आसपास। जौनपुरी दिन का प्रथम पहर। तो भटियार आपका प्रातःकाल, फिर जौनपुरी, शुद्ध सारंग और मुल्तानी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो वही आपके 30-35 राग हैं, उनका जो समय है वो याद कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये कर लोगे। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, और रटोगे बैठोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर है भिन्न को चुनिए। तो अलग कौन है यहाँ पर? देखो यहाँ पर हलीम जाफर खान गायक नहीं है, ठीक है। अब ये हलीम जाफर खान क्या बजाते थे, सुरबहार या सितार या बांसुरी या हारमोनियम, ये कमेंट में बताना। शामिर खान ये गायक थे, जो कि आमिर खान जी के पिताजी थे, इन्होंने इनकी शिक्षा दी थी। और आमिर खान साहब आप लोग जानते हो ये गायक थे, ठीक है। आमिर खान वादक भी हुए, लेकिन यहाँ पर शामिर अमीर हैं, तो ये दोनों गायक हैं। धोतू ताई भी, ये भी गायक है। तो हलीम जाफर खान जो है, ये क्या बजाते थे ये आपको बताना है कमेंट में। और दूसरा, धोतू ताई कुलकर्णी किस घराने से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आमिर खान तो आप जानते हो इंदौर घराना इनका है। चलते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वर समूह में से बिलासखानी तोड़ी, ये बिलासखानी तोड़ी से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको जरा एक बार देख लेना। बिलासखानी तोड़ी में ये जो आरोह होता है, ये होता है सारे गापा धासा, मतलब ये भूपाल तोड़ी का यहाँ पर आरोह लगा देते हैं। और उसके बाद अवरोह रे नी ध म ग रे सा, म ग रे गा रे सा, ये तोड़ी अंग यहाँ पर लगा है। तो कहने का ये मतलब है कि बिलासखानी तोड़ी में होता क्या है, भैरवी राग में या फिर भैरवी राग को तोड़ी अंग से गाना ही बिलासखानी तोड़ी, दैट्स इट। क्लियर है? तो जैसे कि गामा पाधा तो कभी नहीं जाते, सारे गापा जाता है। और रेनी धासा रेगा रेसा ये भी है, ये अंग आ जाएगा। रेमा पा कभी नहीं जाएगा, सारे गापा जाएगा। मध्यम को लेकर हम आरोह नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर रे गा पा, ये जैसे गया रे गा पा, धा गा रे गा रे सा। अब इसमें देखो, सा रे रे सा, रे ने ध सा रे गा, सा रे गा म ग रे गा पा, गा पा धा सा, रे नि ध म ग रे रे गा रे सा। ये आपका बिलासखानी तोड़ी है, बी और डी, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, तो बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर एक करो आप लोग, बिलासखानी तोड़ी किस थाट का राग है और इसका गायन समय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग हंस ध्वनि में तार सप्तक के ऋषभ को सा मानकर अवरोह करने से किन स्वरों की प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मूर्छना पद्धति का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो मूर्छना जिनको निकालना आता है, जिन्होंने क्लासेस करी हैं, वो प्लीज यहाँ पर करके बताओ आंसर क्या होगा। दूसरा, जिनको नहीं आता है, इस पर मूर्छना पद्धति पर जल्दी ही आपको एक वीडियो मिलेगा, सारा डाउट वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिनको मूर्छना निकालना नहीं आता, तो उनसे एक क्वेश्चन है कि हंस ध्वनि का जो आरोह अवरोह और गायन समय है या जाति है, ये तीन चीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना। वीडियो आपको मूर्छना पद्धति पर मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर वो 1-2 घंटे का हो जाएगा, फिर आप ही लोग देखोगे नहीं इसको। तो इसलिए अच्छा है कि इसका जो टॉपिक है किसी वीडियो में कवर करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज आज यहाँ तक करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा वो भी शाम तक या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।